हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज आयुष और आपका स्वागत है ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए कोस्ट गार्ड नाविक 2022 के लिए जीके जीएस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेके आया हूं जीडीडीवी यांत्रिक सेक्शन 1 के लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। नवंबर 2021 में नैसकॉम ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। कौन से राज्य में किया था, कौन से शहर में किया था? तो ये करा था विशाखापट्टनम में। कहाँ पे करा था? विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम में किस यूनिवर्सिटी में करा था? आंध्रा यूनिवर्सिटी। कहाँ पे करा था? आंध्रा यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के थ्रू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंध्र यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये वांचुआ फेस्टिवल है, उत्सव है, ये इनमें से कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तीवा जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति, कौन सी ट्राइब? तीवा। अब जो ये फेस्टिवल होता है, जो ये अपने जो खेत से अपना हार्वेस्ट करते हैं, जितना भी अनाज होता है, जितना भी हार्वेस्ट करते हैं, तो ये उस तरह का है जैसे कि आपका पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं, उस तरीके का फेस्टिवल है ये, उस तरीके का उत्सव है। अब ये जो तीवा ट्राइब है, जनजाति है, ये अलग अलग तरह से मनाती है। ये असम और मेघालय के जो मतलब मेनली असम और मेघालय से बिलोंग करती है मेनली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के हिसाब से किसने जो पोजीशन है, जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से, तो वो है जापान। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडिया है उसका आया है 90th पे, 90th पोजीशन पे जो है आपकी इंडिया आई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व, जो सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को, 17 जून को। और 8 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जो इनमें से चिकित्सा उपकरण श्रेणी में इंडिया ग्रैंड चैलेंज में मेडिकल डिवाइस कैटेगरी में, यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज के 2021 के श्रेणी में विजेता चुना गया है। तो ये पूछा गया है कि किसको चुना गया है, ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है सस्कान मेडिटेक को। किसको चुना गया है? सस्कान मेडिटेक को। ये केरला बेस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी है, केरला बेस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है सस्कान मेडिटेक, जो कि स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 की मेडिकल डिवाइस कैटेगरी में आया है। और जो इनको कैश मिला है, जो अवार्ड के रूप में जो इनको कैश मिला है, वो मिला है 15 लाख रुपए। कितने रुपए मिले हैं? 15 लाख रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2021 का जो बुकर प्राइज होता है फिक्शन के लिए, वो ये इनकी नोवेल थी द प्रॉमिस जो है इनकी नोवेल थी, ये फिक्शन है, ये बुकर प्राइज इनको मिला है। तो ये बस पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है? तो ये है कौन है? डैमन गालगट। कौन है? डैमन गालगट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किन्होंने 2 दिन का स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो जो है इनॉग्रेट करा है त्यागराज स्टेडियम में नवंबर 2021 में? तो ये किसने करा है? मनीष सिसोदिया ने। किसने करा है? मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुआ था 27 नवंबर 2021 को। ये एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी? 27 नवंबर में 2021। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नवंबर 2021 में चाइना ने एक सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी थी, सक्सेसफुल हुई थी। सैटेलाइट का नाम क्या है? तो सैटेलाइट का नाम है जांगजिंग 1D। क्या नाम है? जांगजिंग 1D इसका नाम है। ये जो सिचान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है साउथ वेस्ट सिचान प्रोविंस में। कहाँ पे है? सिचान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है साउथ वेस्ट सिचान प्रोविंस में। सैटेलाइट का आपको पता है। और जो इसका कैरियर था वो मार्स 3B रॉकेट कैरियर था इसका। और ये इनका 399th मिशन था इस सीरीज का, जो कि लॉन्च हुआ है और सक्सेसफुल हुआ है। अब जून 2021 में चाइना ने एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट फेंगयुन 4B यानी FY48 ये भी इन्होंने ऑर्बिट में छोड़ा है, यानी अर्थ की ऑर्बिट में। और अक्टूबर 2021 में चाइना ने शेनज़ोउ 13 स्पेसशिप जो है स्पेस स्टेशन में लॉन्च करी है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से फूड पॉइजनिंग यानी सबसे अधिक कारण क्या है फूड पॉइजनिंग का?
ईटिंग फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो सूक्ष्म जीव द्वारा खराब किया गया भोजन, यानी जो बासी खाना होता है जिसे बासी खाना कहते हैं, बासी, ठीक है, जिसे बासी खाना कहते हैं, बासी खाना। और या फिर जो खुला हुआ खाना होता है, जो खुला हुआ खाना होता है, जैसे कि आपने बाहर ठेलों पे देखा होगा, उसे वो खोल के रखते तो उस पर मक्खियाँ वक्खियाँ बैठती रहती हैं, तो वो अलग अलग तरह की बीमारियाँ लाती है। मक्खी कहाँ बैठती है कहाँ नहीं बैठती है क्या आपको पता है ना, हमें पता है, ठीक है। तो ये उस वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग नॉर्मली ये होती है कि हम खा लेते हैं कुछ भी, ये सब हमें उल्टी होती रहती है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसका जो अस्तित्व है ये कब आया था, एग्जिस्टेंस में कब आया था? ये आया था अक्टूबर 24, 1945 में। कब आया था? अक्टूबर 24, 1945 में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुआ था बाय 51 कंट्रीज 1945 में, उसके बाद ये आया था अक्टूबर 24 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो एक साइंटिस्ट है कौन से इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने अपने आप में पहला डिवाइस बनाया इंडिया के लिए ऑन साइट प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन, अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन, ये बनाया IIT BHU ने। किसने बनाया? IIT BHU वाराणसी ने। ये जो प्रोजेक्ट है ये गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा फंड हुआ है, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा फंड हुआ है। एक मिनट में यहाँ पे ढंग से लिख देता हूँ ताकि आपको PDF में दिक्कत ना हो। इंडिया लिमिटेड द्वारा फंड हुआ है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया लिमिटेड द्वारा फंड हुआ है। ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा एकदम चीप कॉस्ट पे, मतलब खर्चा बहुत कम आने वाला है और एकदम कॉम्पैक्ट रहेगा। और ये 100% इंडिजिनस है। इंडिजिनस मतलब क्या होता है? जो चीज़ अपने ही देश में बनी हो, जो चीज़ उसके ही देश में बनी हो। जैसे कि ये हमारे देश में बना है तो ये हमारा है। अब कोई चीज़ किसी और के देश में बनी हुई तो वो उसके लिए इंडिजिनस होगी, हमारे लिए नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी पानी का खारापन हटाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें हम क्या मिलाते हैं? वॉशिंग सोडा। क्या मिलाते हैं? वॉशिंग सोडा। जो कठोरता रहती है जिसे खारापन कहते हैं पानी का, उसको कम करने के लिए फिर उसको हटाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? वॉशिंग सोडा मिलाते हैं। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है ना। क्वेश्चन नंबर 13, जीन, एक जीन DNA की जो अपेक्षित कम लंबाई है, जो डैश के लिए कोड करता है, यानी जो जीन है ये शॉर्ट लेंथ है DNA का, जो किसके लिए कोड करता है? प्रोटीन के लिए। किस लिए करता है? प्रोटीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, रुपिंदर पाल सिंह, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है इंटरनेशनल प्ले से। अभी कौन से खेल से संबंधित थे? ही इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो ये थे हॉकी से। किससे थे? हॉकी से। अब हॉकी का मुझे आप हॉकी का मुझे एक ट्रॉफी बताएंगे। हॉकी का आप मुझे एक ट्रॉफी बताएंगे, ओके। एक ट्रॉफी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। एक ऐसे ही करके, एक फुटबॉल का, एक क्रिकेट का और एक बैडमिंटन का, कोई भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट बताते हैं, कोई भी बता सकते हैं, लेकिन करेक्ट होना चाहिए। अब जो इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ब्रॉन्ज मेडल लाया था इंडियन मेंस हॉकी टीम से, ठीक है। ये पार्ट थे उसके। और इन्होंने अपने इंटरनेशनल हॉकी से अपना अनाउंसमेंट दे दिया है कि अभी रिटायर हो रहे हैं। और इन्होंने 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, 2014 के एशियन गेम्स जो हुए थे इंचियन में, और 2016 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे रियो दी जेनेरियो में, वहाँ पे भी ये थे। और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, वहाँ पे भी रुपिंदर पाल सिंह प्रेजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 15, अब इनमें से कौन सा फंक्शन है जो RBI से रिलेटेड नहीं है? क्रेडिट कंट्रोल, इशू ऑफ करेंसी नोट्स, लैंडिंग ऑफ मनी टू पब्लिक, रेंडर ऑफ मनी टू कमर्शियल बैंक एज अ लास्ट रिजोर्ट। अब लैंडिंग ऑफ मनी टू पब्लिक RBI थोड़ी करते हैं, तो नॉर्मल बैंक करते हैं ना, लोन देना जिसे कहते हैं, लोन कहते हैं इसे, RBI थोड़ी करेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 16, अब जो दांतीवाड़ा डैम है ये कौन सी नदी पे बिल्ड है? कौन सी नदी पे ये जो बांध है ये बना है? दांतीवाड़ा बांध, तो ये बना है बानस नदी पे। कौन सी? बानस नदी पे, बानस रिवर पे। ताप्ती पे कौन सा बना है? माही पे कौन सा बना है? साबरमती पे कौन सा बना है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जैसे कल के वीडियो में आपने बताया था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अकाउंट एग्रीगेटर इज अ, यानी
जो आरबीआई के अनुसार अकाउंट एग्रीगेटर एक क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। क्या है? बैंकेतर वित्तीय कंपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बढ़ते हैं। किसने दीन ए इलाही जो है इनिशिएट करा था? ये करा था अकबर ने, यानी शुरुआत करी थी। अब दीन ए इलाही होता क्या है? जो वो किसी भी धर्म से ना सेटिस्फाई नहीं थे, इन्होंने अपना इबादत खाना जो है सिकरी फतेहपुर में बनाया था कि ये धर्मों के बारे में जाने और जो उनके धर्मों के स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स इन द सेंस की जो ज्ञानदाता होते हैं उनके बारे में ये जाने। तो ये इन्होंने इबादत खाना बनाया था सिकरी फतेहपुर में। इसने अकबर ने, किसने बनाया था? अकबर ने। और ये नया धर्म बनाया था इन्होंने, दीन ए इलाही। अकबर इसको क्या बुलाते थे? तौहीद ए इलाही। यूज्ड टू कॉल इट क्या? तौहीद ए इलाही। यहाँ पे कोई ऐसी नहीं थी कि मूर्ति थी, यहाँ पे रिचुअल्स नहीं थे, रिलीजियस प्लेस नहीं था, ये वर्शिप पूजा वूजा करने का कोई नहीं था ना। यहाँ पे कोई पंडित थे, मौलाना थे, कोई पुजारी उजारी नहीं थे यहाँ पे। बस ये अपना मंत्र देते थे जो उनको ज्वाइन करना चाहते थे, बस उसी के लिए। तो काफ़ी लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन सिर्फ जो बिरबल थे, बिरबल, उन्होंने ही इनको ज्वाइन करा था। ठीक है, बिरबल ने ही सिर्फ ज्वाइन करा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब कौन सी महिला है भारत की जो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जानी जाती है? विच लेडी इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? मैडम कामा। कौन? मैडम कामा। ठीक है, अब मैडम कामा, जो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा थी, क्या है इनका ना पूरा नाम? सब जानते होंगे, मैडम भीखाजी। भीखाजी कामा प्लेस के बारे में जिसने सुना होगा वो जानता होगा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, इनका ये पूरा नाम था, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। अभी जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसमें ये उसका हिस्सा थी। ये जो कामा जी हैं, ये मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन यानी भारत क्रांति की जननी के रूप में इनको जाना जाता है। ये जो हमारा फ्लैग था, भारत का झंडा था, इन्होंने जर्मनी के जो पार्लियामेंट था वहाँ पे इन्होंने लहराया था। और भी पारसी लड़कियों की तरह जो भीखाजी रुस्तम कामा जी थी, इन्होंने अलेक्जेंडर गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन अटेंड करा था। जो भीखाजी कामा जी थी, इन्होंने अपना एक तरह से अकाउंट्स इंडस्ट्री से डिसिप्लिन चाइल्ड थी विथ फ्लेयर ऑफ लैंग्वेजेस। मतलब एक तरह से मान लीजिए कि जो इनका नाम है भारतीय क्रांति की जननी, ये इनके लिए बहुत अच्छे से सूट करता है। इनका पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सूरज का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के दौरान दिखता है? सिर्फ वही हिस्सा है जो टोटली विजिबल रहता है सूर्य ग्रहण के दौरान। तो ये होता है कोरोना। कौन सा पार्ट होता है? कोरोना। कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं, ठीक है, कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं, ये कोरोना एक पार्ट होता है। कोर भी नहीं होगा, फोटोस्फेयर भी नहीं होगा, सनस्पॉट्स भी नहीं होगा, सिर्फ कोरोना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, वो कौन सी वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं? तो इनका लास्ट जो होता है वो होता है 65 साल। 65 साल तक ही ये जो सेवा कर सकते हैं न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के, उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट रहता है? हीमोग्लोबिन मैं आपके लिए इसे आसान कर देता हूँ। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है ब्लड का पार्ट होता है। ब्लड में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। आयरन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल सिंबल क्या होता है? Fe। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। ये मैं इसको साफ तरीके से लिख देता हूँ ताकि PDF देखते ही आप समझ जाओ। ओके, इसको मिटा देता हूं मैं। ब्लड बराबर हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है उसको कहते हैं ब्लड, जो सॉरी ये इसमें प्रेजेंट होता है। ब्लड बराबर आयरन, ब्लड में क्या होता है? आयरन होता है, और आयरन का केमिकल सिंबल क्या होता है? Fe। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब जो ये बाकी के 3 है, ये जो बाकी के 3 है, इसका मुझे आप फुल नेम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फुल नेम बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे फुल नेम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य शासक कौन थे? अंतिम मौर्य शासक, हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर? तो ये थे वृद्धरथा। कौन थे? वृद्धरथ। ठीक है, कौन थे? वृद्धरथ। अब जो इन्होंने 187 से 180 BCE, ईसा पूर्व जिसे कहते हैं, देखिए समय आगे बढ़ रहा है जैसा कि मैंने आपको समझाते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ, ईसा पूर्व। ओके, यहाँ पे इन्होंने करा था। अब ये जो थे ये किसके द्वारा मारे गए थे? तो ये उनके खुद के जनरल थे, ये इन्हीं जो एसिसिनेट हुए थे यानी मारे गए थे खुद के जनरल से ही। ओन जनरल यहाँ पे लिख देता हूँ। नाम क्या था? पुष्यमित्रा शुंगा। क्या नाम था? पुष्यमित्रा शुंगा, ये नाम था जिनके द्वारा ये मारे गए थे। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी अपनों पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर, ऑप्शन नंबर 1। बस इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, यही है। और इसका एग्जैक्ट बताऊं तो 10 से 12, बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा वॉल्केनो माना जाता है धरती पे इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड फुटप्रिंट, यानी उसके द्रव्यमान और पदचिन्ह के संदर्भ में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जब ये ब्रैकेट में लिख दिया है ना यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड फुटप्रिंट, तो बस आपको इसके लिए ही बताना है। तो ये है तामू मासिफ, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? तामू मासिफ। ये कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, कौन से देश में है, प्लेस, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो मैं बताता हूँ। ये अंडर वाटर शील्ड है, नॉर्थ वेस्ट, नहीं ये नहीं बता सकता आपको मैं, बस ये अंडर वाटर है यानी पानी के अंदर है, इतना बता दिया, इतना काफ़ी है। जो तम्मू मासिफ है ये लार्जेस्ट नोन वोल्केनो है। जो तम्मू मासिफ है ये 1600 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जापान, यानी जो जापान का पूर्वी हिस्सा है ना, जापान का पूर्वी हिस्सा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पूर्वी हिस्सा, वहाँ पे शतकेसी, कहाँ पे एग्जैक्ट, कहाँ पे? शतस्की, ये इसका पूरा नाम है। अब जो ये वोल्केनो है ये कितना एरिया, ये कितने एरिया में आता है? इसका एरिया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कितना क्षेत्र है इसका। ठीक है, और इसकी पीक क्या है? 1980 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन, यानी समुद्र के नीचे 1980 मीटर और नीचे है। और जिसका बेस है वो 6.4 किलोमीटर लंबा है, 6.4 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आज इसी के साथ खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इतने अच्छे क्वेश्चंस के लिए। कमेंट्स में होमवर्क मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में होमवर्क जरूर बताइएगा। और साथ में वीडियो कैसी लगी ये बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा। और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो कर लीजिए। और वहाँ पे फ्री में ऑल सब्जेक्ट की क्विज होती है, फ्री क्विज होती है ऑल सब्जेक्ट की, उसमें पार्टिसिपेट करिए और अपना कॉम्पिटिशन जानिए। ओके, पेपर आ रहे हैं तो आप उसके लिए तैयार रहिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मल माइंड से रहिए, मैथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पे, इसमें कोस्ट गार्ड के लिए। बाकी आपका सब कुछ ठीक रहेगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।